अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। मॉर्निंग, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, और समथिंग ये है कि आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्यू डॉक्टर फ्रेंड्स ऑफ माइन, और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब में तो डेंगू वायरस ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, लेकिन कराची से भी अब आहिस्ता आहिस्ता केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। परसों एक निजी अस्पताल से मुझे खबर मिली कि एक 14 साल लड़के की जान चली गई है। सो एवरीबडी हैज़ टू बी रियली रियली विजिलेंट, केयरफुल। और डेंगू मरस के लिए ना, जिस तरह कोरोना और डेंगू में भी ये आगाही मुहिम बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, ये बात तो एक्चुअली हम हफ्ते 10 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट। आई थिंक कि मेरे लाहौर जाने से पहले भी हम ये बात कर रहे थे, बिकॉज लाहौर में तो बहुत ही फैला हुआ था डेंगू। सो यस, अभी तक वो जो लहर है वो बिल्कुल बरकरार है डेंगू की, और अब ज़रा ज़्यादा फैलता चला जा रहा है। जिस तरह हमने देखा कि कोविड के नंबर्स आर कमिंग डाउन, उसी तरह हमें डेंगू की ज़्यादा खबरें मिल रही हैं। इनफैक्ट आई हैव 2 फ्रेंड्स हु वर हॉस्पिटलाइज्ड। मतलब डेंगू इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि वो हॉस्पिटलाइजेशन तक बात चली गई, और फिर ऑफ कोर्स सेहतियाब होकर वो वापस आ गए। लेकिन दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। अच्छा किया कि आपने दोबारा से एक वार्निंग दे दी है। आपको पता है ये छोटा शहर है, ज़ाहिर इतनी आबादी नहीं है, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों में 61 केसेस डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं। सो इट इज़ अ बिग नंबर। और हम दोबारा से आपको ये कहेंगे, एक तो वैसे अब एक मच्छर कहीं काट के चला जाए ना, जो कि काट ही लेता है, तो मुझे तो भरपूर टेंशन शुरू हो जाती है वैसे। हाँ, लेकिन क्या ऐसी भी कोई खबरें आई हैं कि वो जो डेंगू कंट्रोल के लिए स्प्रेज वगैरह जो हो रहे होते हैं वो हो रहे हैं? पता नहीं, मैंने तो अपने मोहल्ले में होते हुए देखा नहीं। लेकिन आई एम श्योर कुछ इलाकों में हुए होंगे। आप अपने ताई एहतियात करें। अगर पानी कहीं खड़ा है, जैसे टैंकी के ढकने के ऊपर, आपको पता है ना अक्सर बारिश का पानी रह जाता है, या फिर आपके घर में कोई वाटर बॉडी है, कोई आपने परिंदों के लिए भी कुछ दिन के लिए आपको पता है थोड़ा एहतियात कर लें। पानी जमा किया हुआ है तो आप उसको ज़ाया कर दें। पौधों के नीचे जो प्लेटें होती हैं उसमें पानी ना खड़ा होना दें, और अपने घर में मच्छर मार स्प्रे वगैरह और जो भी आप रेमेडीज करते हैं वो जारी रखें। मिलती है ना, आपको पता है वो जो एक नेट होती है जो कि व्हेन यू आर स्पेशली स्लीपिंग, अगर बच्चे भी छोटे सो रहे हो या आप भी, तो वो आप नेट कर लेते हैं। मच्छरदानी बेसिकली। मच्छरदानी तो कुछ और होता है। नहीं, मच्छरदानी होती है, नेट को कहते हैं मच्छरदानी। I thought कि वो छोटी सी चीज़ होती है। Anyway, याद आया कि I have been looking for a net for my newborn as well. So वो मच्छरदानी उसके लिए लेनी है। अच्छा, एक और चीज़ बिफोर वी स्टार्ट, ये जो हमने स्प्रे की बात की, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस, और ये पहले बड़े अच्छी तरह बड़े इफेक्टिवली स्प्रेज वगैरह किए जाते थे डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ में, लोकेलिटीज़ में। तो ये कहाँ हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे, और अगर आपके मोहल्ले में हो रहे हैं, प्लीज़ राइट इन टू अस, गिव अस अ सेंस। और एक और टिप है, क्या हो रहा है क्या नहीं। एक और टिप है कि वो जो आपके घर में इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, घर के अंदर जो आपने पौधे रखे होते हैं, उसको अगर शेड वाले प्लांट्स हैं तो कुछ दिन के लिए बाहर निकाल के रख दें, क्योंकि आमाजगा पौधे भी होते हैं मच्छरों के। अच्छा, सॉरी, और मैं अभी सुन रही थी, माय प्रोड्यूसर इज जस्ट टेलिंग मी कि हमारी जो अपनी टीम है, एक तो ऑब्वियसली एक स्मॉल सैंपल तो अपनी टीम से ही मिल जाता है, मुख्तलिफ कराची के इलाकों में रहते हैं, तो उन सारों का ये कहना है कि अभी तक उन्होंने वो स्प्रेज होते हुए नहीं देखे। मैंने भी नहीं देखे। मैंने तो वो डेंगू वाली चीज़, तो हम यहाँ रिमाइंड कर रहे हैं टू द लोकल अथॉरिटीज़ कि प्लीज़ डू समथिंग अबाउट दैट। येस, बहुत अच्छी बात है, सारी कॉन्सेंट्रेशन कोविड पे थी, बट नाउ डेंगू आई थिंक कि ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है, एटलीस्ट इस वक्त इधर। अच्छा जी, नुसरत फ़तेह की कवालियाँ, तो आज ऑलमोस्ट एक लड़ाई पड़ी हुई थी कि हम कौन सी आपको सुना सकते हैं, कौन सी नहीं, क्योंकि आपको पता है हमेशा टाइम की कमी हो जाती है। लेकिन शुरू में बताने का मकसद ये होता है कि आज ये दिन मनाया जा रहा है, सो यू कैन प्ले योर ओन एज वेल। इट्स हिज बर्थडे एंड वी आर गोइंग टू पे ट्रिब्यूट टू उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, द लेजेंडरी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। अच्छा जी, अभी ज़रा बात करते हैं कुछ खबरों की। इस्लामाबाद से भी बाज़ खबरों का इंतज़ार है। हुकूमत इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है। बाज़ लोगों का कहना है, इनफैक्ट हुकूमती लोगों का कहना है कि ऐसा कोई नाजुक दौर नहीं है। वो जो एक सफ़े की बात की जाती है वो उसी तरह बरकरार है, लेकिन सर्टनली एक रिफ्ट तो है, एक इशू तो है। जाहिर है जब इशू होता है तभी उसे रिजॉल्व करने की बात की जाती है। इश्यूज हैं थोड़े से, उनको गिनवा भी देते हैं, जैसे कि कर्जों में डूबी मईशत और नाक़िस पॉलिसियों की वजह से महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। गवर्नेंस और इंतजामी अमूर के मामलात भी हुकूमती परफॉर्मेंस पर सवालात उठा रहे हैं। पंजाब में आपको बताइए बुज़दार साहब की हुकूमत ने क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं अब तक। नैब ऑर्डिनेंस और चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर इलेक्शन कमीशन के साथ महाजराई, अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत एक भंवर में फंसी हुई है। और ऐसे में DGISI की तकर्री का इशू सामने आया। अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और जुबानी ट्वीट्स और जुमलेबाजी, और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि DGISI की तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है, कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। दोनों का एक दूसरे से
क्लोज़ कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ एक इंतहाई करीबी राब्ता और ताल्लुक़ है। और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा, उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है और उसका जो तकर्रुर है वो हमेशा एक हमारे दरमियान जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका एक बहुत समझिए कि वसीउल बुनियाद मुशावरत के ऊपर मबनी होते हैं। ये आपने सुन लिया। दूसरी तरफ PDM हुकूमत के खिलाफ मार्च की तैयारियां कर रही है और अगेन दूसरी तरफ वजीर आजम के साबिक करीबी साथी जहांगीर तरीन ने भी PTI के खिलाफ बोलना शुरू कर दी है। सुनिए। मैंने 8 साल दिन रात मेहनत की और जब आखिर में इलेक्शन से मेरा ख्याल है 6 महीने पहले एक बहुत ही गलत फैसले से, फजूल फैसले से मुझे नाअहल कर दिया गया, उसके बावजूद मैंने नहीं छोड़ा इमरान खान का। इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किसा पता है कि जहाज चला, अल्लाह का शुक्र। खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा आप फिक्र मत करें, मेरे पे छोड़ दें। एक बाकायदा साजिश के तहत मुझे खान साहब से अलग करने की कोशिश की गई और मुझे अलग कर दिया। ऐसे दोस्त होने चाहिए, फिक्र मत करें, मेरे पे छोड़ दें और उसके बाद आपके दोस्त जहाज लेके निकल जाएं। हमारे क्यों नहीं है ऐसे दोस्त? हमें चाहिए, वी आर लुकिंग फॉर सच फ्रेंड्स। हाँ, वी आर लुकिंग इंडीड फॉर सच फ्रेंड्स। ये वो जहाज है, आपको पता है, जिसमें भर भर के लोगों को लाया गया था। I wonder now how he feels about it, तरीन साहब. But the usage of his plane. He must be heartbroken, I'm sure. Usage of his plane and cars and what not for years and years and years. Usage of not just ये तो चलो ये amenities और utilities होती हैं, but yourself as well. But anyway, जी आगे बताते हैं आपको। जहांगीर तरीन के बारे में कहा जा रहा है कि अब तक इशारों किनायों में बातें कर रहे हैं। जिस दिन खुलकर तहरीके इंसाफ के सामने आए तो अपोजिशन से ज़्यादा बड़ा ख़तरा साबित होंगे। मुल्क की तमाम सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि हुकूमत अपने चौथे साल में दाखिल हो चुकी है और हमारे मुल्क की रिवायत यही रही है कि हुकूमतें 2-3 साल गुजारने के बाद किसी न किसी वजह से मुश्किल में आ जाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के सामने भी कई मामलात बड़े पेचीदा हैं। अगर अपोजिशन भी सड़कों पर आ गई तो PTI हुकूमत के लिए भी मज़ीद परेशानियाँ बढ़ेंगी। देखिए, परेशानियां ज़ाहिर है, एक खित्ते की सूरत हाल भी बड़ी सेंसिटिव है इस वक्त। किसी भी किस्म की परेशानी पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती। होपफुली व्हाट एवर द इशूज़ आर दे वुड बी रिजॉल्व्ड एंड वी आर वेरी होपफुल एंड हमें उम्मीद है, मुस्बत है हम इस बारे में कि ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इशू को आइडेंटिफाई करना। ये जो पूरी हमने आपको लिस्ट की है, दीज नीड टू बी आइडेंटिफाइड फॉर देम टू बी रिजॉल्व्ड। तो उनका मानना जरूरी है। महंगाई तो पता नहीं रिजॉल्व होना हो, लेकिन कम से कम ये DGISI की तकर्री वाला मामला सर्टनली सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये सर्टनली सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुनीफ फारूक इस्लामाबाद में, आपको पता है, आजकल मौजूद होते हैं। इस्लामाबाद आजकल मरकज़ निगाह बना हुआ है, इस्लामाबाद पिंडी दोनों इनफैक्ट। सो हमारे साथ मौजूद हैं, कैपिटल टॉक के मेज़बान हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब। तकर्रियाँ तबादलों वाला इशू है, मौशी इंतज़ामी चैलेंजेस, महंगाई, फिर NAB का ऑर्डिनेंस और उस पर अपोजिशन की तरफ से NRO देने के इल्ज़ामात, इलेक्शन कमीशन से फड्डा भी सबके सामने। यानी एक लिस्ट है जो साबित करती है कि ज़रा ये जो आखिरी साल हैं, आखिरी महीने हैं, 24-25 महीने, ये मुश्किल हो गए हैं। तो इस्लामाबाद में क्या सेंस है इन सारे मामलात को लेकर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हिस्से में कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं और बदकिस्मती से वो एक ऐसा बैगेज रही हैं जिनका इशू बन गया। मतलब जिस तरह अब चेयरमैन NAB के हवाले से, जिस तरह आपके सवाल में भी था, वो होना चाहिए था 8 तारीख से। अगर यही ऑर्डिनेंस आना था तो बहुत पहले आ जाता। एन वक्त पर उसको लाया गया और फिर जिस तरीके से एक कॉन्टीन्यूटी दी गई मौजूदा जो चेयरमैन है उनको, वो जिस तरीके से किया गया। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के हवाले से मामलात हैं और मामलात हैं और बहुत सी अहम तकर्रियाँ जो बहुत हाई लेवल पर हैं जिनका आजकल बहुत जिक्र हो रहा है। ज़ाहिर बात है उस हवाले से भी हुकूमत के ऊपर ही तनकीद होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिसीजन मेकिंग में ये एक प्रॉब्लम रहा है और ये हम शायद इसको ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ
इस हुकूमत के आखिरी सालों के अंदर ये हो रहा है। अगर आप फ्रॉम द डे वन देखें तो हुकूमत का, ज़ाहिर बात है जब हम हुकूमत कहते हैं तो फिर हम इन टोटल देखते हैं और वज़रा को देखते हैं। आप देखिए असद उमर साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया गया, उन्होंने वक्त पे फ़ैसला नहीं लिया कि IMF के बाद जाएँ, उसको लिंगर ऑन किया, ड्रैग किया, उसने फिर उसके अपने मामलात आए, उसकी वजह से ख़राबी पैदा हुई और बहुत से फ़ैसले हैं। हुकूमत ने LNG टाइम पर नहीं उसका फ़ैसला किया और उसके हवाले से आपने देखा वो एक कितना बड़ा स्कैम है, कितने बड़े इश्यूज़ हैं। इसी तरह और भी बहुत सी की अपॉइंटमेंट्स ऐसे भी मौजूद हैं, सिविल नौइयत की कुछ अपॉइंटमेंट्स मौजूद हैं हमारे मुल्क में जिन पर हुकूमत आज भी तैनातियाँ। You're very right. We were thinking about it same way कि LNG खरीदारी का मसला भी टाइम पे ना हो सका और उसकी वजह से क्या हुआ वो भी सबके सामने और प्रॉब्ली होगा भी अभी। बहुत से मसाइल हैं, ऑब्वियसली मसाइल में घिरी हुकूमत शायद ऑपोजिशन की नई मुहिम जोई से ना डरे, लेकिन जहांगीर तरीन जिनका अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, जहांगीर तरीन बीच चौराहे भांडे फोड़ने लगे हैं, तो इससे तो थोड़ी सी टेंशन हुकूमत को हो जाती है और ऑब्वियसली इसको नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल है इसको। तो क्या तरीन साहब भी एक बड़ा चैलेंज बन रहे हैं फॉर द एग्जिस्टिंग हुकूमत, या फिर सिर्फ टीजर ही दे रहे हैं शायद मतलब अब तो टीजर से आगे भी बात जाना शुरू हो गई है। वैसे देखिए जहांगीर तरीन साहब के हवाले से उनको जिस तरह उन्होंने कहा भी है कि उन्हें साजिश के तहत वज़ीर-ए-आज़म से दूर किया गया, उनको साजिश के तहत नाअहल करवाया गया। अब वो अदालती फ़ैसला था, मैं बहसीत एक कानून के तालिब इल्म के समझता हूँ कि वो एक गलत फ़ैसला था, जहांगीर तरीन साहब को गलत तरीके से नाअहल किया गया, लेकिन अब वो एक फ़ैसला था, अदालती फ़ैसला था। मेरा मौक़िफ़ तो मियां नवाज़ शरीफ के हवाले से जो फ़ैसला आया नाअहली का, मैं तो उस पर भी उस हवाले से भी कहता हूँ कि वो भी गलत फ़ैसला था और नहीं होना चाहिए था इस तरह नाअहली का कम से कम जो फ़ैसला आया था। लेकिन जहांगीर तरीन साहब की अगर कोई सियासी रेलेवेंस या इम्पैक्ट होगा तो वो बनेगा इलेक्शंस के पास जाकर, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब एक कदावर शख्सियत है, कोई किसी को अच्छा लगे बुरा लगे और वो लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और सियासी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बहुत मदद भी की, पूरा सब कुछ स्टिचअप करके दिया इमरान खान साहब को। तो अगर उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं होते मौजूदा हुकूमत से तो फिर वो मेरे ख़्याल में इतना लंबा अरसा इमरान खान साहब की इंतज़ार में नहीं बैठेंगे और अगले इलेक्शन में वो जब भी होगा उसमें अपना किरदार किसी भी तरीके से वो अदा करेंगे। हाँ, वैसे प्रॉब्ली लेट्स सी कि क्या होता है। तो ताल्लुकात तो फिलहाल कोई ख़ास खुशगवार हो नहीं रहे हैं और प्राइवेट जेट देख के हमें, खैर हम बाद में बात करेंगे उस बारे में, लेकिन अभी मुनीब आप ये बताइएगा कि हमने यही देखा है माजी में, अगर ज़रा देख लें माजी करीब या माजी बईद में, आखिरी साल जो होते हैं ना वो किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए ज़रा टफ हो जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं। तो क्या ये सिस्टम ऐसे ही रहना है या सियासी रहनुमाओं का अपना कसूर है सब में, या फिर कोई ना कोई कोताही किसी से होती है जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुँच जाता है? हर दफ़ा ही देख लें, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत देख लें, उससे पहले भी देख लें, जब भी शख्सियात को प्रायोरिटी दी जाती है इदारों के ऊपर, इदारों का जो निज़ाम है उसके ऊपर, और अपने फेवरेट्स जहन में बना लिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये फ़लानी शख्सियत को तो बहुत अच्छी है, ये हमारे करीब है और मेरा इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, फ़लाने शख्सियत है उनसे मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, तो फिर गलतियाँ होती हैं वज़ीर-ए-आज़म से बहुत सी अहम फ़ैसलों के ऊपर, बहुत सी अहम तकर्रियों के हवाले से, लिहाजा मुश्किल बन जाती है। और कुछ इदारे तो इतने ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म हैं कि उनके मामलात से कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अगर हो उसे बड़ा डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए। जिस तरीके से इस हुकूमत ने कुछ मामलात को आजकल हैंडल किया है और उससे एक प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हुई है, गो कि हुकूमत कह रही है कि कोई इशू नहीं है, अगर इशू नहीं है तो उस पर बात क्यों हो रही है, अगर इशू नहीं है तो उस पर मुलाकातें क्यों हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिससे हुकूमत की सुक्की हो रही है और हुकूमत अपने लिए शायद ख़ुद मुश्किलात बढ़ा रही है। और एक बदकिस्मत बात मैं आखिर में आपको ये बता दूं कि कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो, जब वो हुकूमत में होता है तो उसे यही लगता है कि सब कुछ ठीक है, मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ, मामलात इतने ख़राब नहीं हैं, लेकिन जो लोग बाहर बैठ के देख रहे होते हैं उन्हें अंदाज़ा होता है कि द डैमेज हैज़ बीन डन। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब फारूक। इसका मतलब यही है कि somewhat the damage has been done, but let's see if the damage would, as in this whatever has happened, it would settle down soon. और लेकिन ये बात है कि हुकूमत जब किसी मामले के बारे में ये कह देती है ना कि कोई टेंशन ही नहीं है और सब ठीक है, तो उसमें तो टेंशन बहुत होती है। अच्छा, पता है क्या हुआ, मैं सोच रहा था कि सच बोलना चाहिए सबसे पहले, तो हर शख्स को सच बोलना चाहिए। इफ देयर इज एन इशू तो भाई ये मुल्क
आपका है जिसने आपको वोट देकर इस मकाम तक पहुंचाया है। Why are you lying about a fact कि भाई कोई इशू नहीं है और सब ठीक है? Come clean about an issue about. Not lying per se, but not. Why are you hiding either. facts? Yeah, मुझे बताइए. not really coming out with it, but it's okay. By the way, ये सच बोलने वाला मतलब ये प्लीज सिर्फ हुकूमत को ना आप ये एडवाइस देंगे, वैसे ही जनरली भी एडवाइस अच्छी है कि वैसे ही सच बोलें तो बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। पता है वो कयास आराइयाँ वो चेमा गोइयाँ ना दम तोड़ जाती हैं, उनका गला खुद ही घुट जाता है अगर कोई एक शख्स आके बता दे हाँ भाई ये इशू है, ये प्रोग्रेस हो गई है, ये इस तरह सेटल हो सकता है। ये जरूर है, ये कंफ्यूजन कहीं और से आए और अगर उसके बारे में तबसरे किए जाए तो फिर और ये तासुर दिया जाए कि जी आपकी वजह से ये सब कुछ कंफ्यूजन फैल रही है। नो, इफ यू हैड क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड यू कम आउट स्ट्रेट तो इधर बैठ के कोई कंफ्यूजन मेरे आपकी किसी और की वजह से नहीं फैल रही, कंफ्यूजन हुकूमत के अपने कामों की वजह से फैल रही है। वी आर गोइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। हमने आपको बताना है कि नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2021 ज़बरदस्त मुकाबलों के साथ अपने अख्ताम को पहुंच गई है और 28वीं मेंस और 14वीं विमेन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में मर्द और लड़कियों ने बहुत भरपूर हिस्सा लिया। लड़के लड़कियों ने कराटे के दिलचस्प मुकाबलों में टैलेंट से भरपूर नए चेहरे भी एक्चुअली नया टैलेंट बहुत सामने आया, नया टैलेंट सामने आया और कुछ पुराना टैलेंट भी दोबारा से निखर के सामने आया और वो भी देखा गया। मारूफ कराटे चैंपियन नरगिस मैंने सही कहा है, नरगिस एक बार फिर जोरदार परफॉर्मेंस के साथ नुमाया रही विमेन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में। नरगिस हमीदुल्लाह ने नरगिस हमीदुल्लाह, वैसे एक्चुअली उनको नरगिस हज़ारा भी कहा जाता है तो मैं दोनों नाम ले रही हूँ। उन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स जो हैं वो हासिल करके मैदान मार लिया और इससे पहले भी एशियन गेम्स के विमेंस कराटे में नरगिस हज़ारा ने पहली बार पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने का एजाज़ जो है वो हासिल किया था और इसके अलावा भी नरगिस कई मुल्की और बैनुल-अक़वामी एजाज़ात अपने नाम कर चुकी हैं। नरगिस हज़ारा के नाम से पहचाने जाने वाली बासलाहियत कराटे चैंपियन है आज जियो पाकिस्तान की मेहमान। वेलकम टू जियो पाकिस्तान नरगिस, आई होप यू आर डूइंग वेल, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट। सबसे पहले तो ये बताइए बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं ना वो भी इस तरफ आएँ और वो भी कराटे सीखें, तो व्हाट्स द परफेक्ट एज कराटे सीखने के लिए और आपने किस उम्र में एक्चुअली शुरू किया था? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत। जब मैंने स्टार्ट ली तो मेरे ख्याल से मैं 5 साल की थी कि मैंने स्टार्ट ली। तो कराटे की कोई उम्र नहीं होती, सब आ सकते हैं, किसी भी उम्र में हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ पेशेंस चाहिए और हार्ड वर्क चाहिए। वंडरफुल, ज़बरदस्त। अच्छा ये ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस है, 5 साल की उम्र सही उम्र है क्योंकि एक इट्स अ वेरी टफ स्पोर्ट जिसको कहा जाता है और 5 साल के बच्चे को तो अभी हम बिल्कुल ही बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, तो ये सही उम्र है। और क्या उस बच्चे में भी कोई क्वालिटीज़ होती हैं? क्योंकि सुनने में हमें आया अगर बच्चा ज़रा एग्रेसिव हो घर में तो उसको ऐसे किसी स्पोर्ट में डाल दो, कुछ ऐसा है या नहीं है? नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि जो एग्रेसिव है वो मार्शल आर्ट्स में आए। फिर ज्यादा एग्रेसिव होना, फिर मैदान में वो जज्बाती हो के टेक्निक्स नहीं मारता, फिर मारने पे आ जाता है। इस तरह ज्यादा एग्रेसिव होना भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये है कि कराटे में क्वालिटीज यही होना चाहिए कि ये गेम इस तरह है कि हर दिन ब दिन प्लेयर्स टफ होते जा रहे हैं, यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क चाहिए और ये चाहिए कि गिव अप नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीज अगर हो तो वो प्लेयर बन सकता है। अच्छा, नेशनल कराटे चैंपियनशिप की तो नरगिस हम बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए आपको लगता है कि हमारे मर्द खिलाड़ी और हमारी खवातीन प्लेयर्स क्या तैयार हैं? क्या हम इंटरनेशनली कम्पीट कर सकते हैं? क्या हम इंटरनेशनल सतह पे, एशिया पे नहीं, हम पूरी दुनिया के मुकाबलों की बात कर रहे हैं, हम गोल्ड मेडल्स या सिल्वर मेडल्स या कोई भी मेडल ला सकते हैं? एक्चुअली अगर हम लोग देखें कैंप्स वगैरह अगर इंटरनेशनली हम लोगों को प्रोवाइड नहीं होता, हम लोग जैसे ही नेशनल या कोई भी इवेंट अनाउंस होता है, अगर कैंप लग जाए तो कोचेस वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और प्लेयर्स भी वहाँ पे होते हैं। अगर ना हो तो फिर हम लोग हमारी खुद की क्लब से हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं जिसमें ज़्यादातर फैसिलिटीज़ नहीं होती और इससे मतलब अगर हमें इंटरनेशनली कोई मेडल चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर हमें स्केड्यूल्स चाहिए, उसके लिए प्रॉपर डाइट्स चाहिए जो हमें नहीं मिलती। और
लेकिन जिस तरह की हमारी प्लेयर सादी अब्बास है, वो तो मतलब दुबई में रह के वो इंटरनेशनली खुद अपने ही फंड से, अपने ही मतलब मदद आपके तहत खुद कैंप्स अटेंड करते हैं, खुद अपनी ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर बाद में प्रीमियर लीग्स में, चैंपियनशिप्स में जाके पार्टिसिपेट करते हैं। वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बनी है कि हम लोग खुद मतलब अगर किसी और तरफ से हमें मदद नहीं मिलती तो हम लोग अपनी तरफ से कुछ करने के, अगर अज़्म करना चाहते हैं तो हम लोग अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। अच्छा नरगिस, आपकी बातों से बिल्कुल ये लग रहा है कि ज़्यादातर मेहनत जो होती है वो आपकी अपनी ही होती है। ऑब्वियसली विल पावर तो आपकी होनी ही है, लेकिन जो लोगों को बाकी दुनिया में देखा जाए एसेंशियल्स मिल जाते हैं, अगर आप स्पोर्ट में हो, उसके लिए भी आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप अपनी नॉलेज किस तरह बढ़ाती हैं? क्या आप ऑनलाइन देखती रहती हैं न्यू टेक्निक्स? आप क्या खासतौर पे न्यूट्रिशन में भी आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी रखना है? ये सारी चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर करती हो, खुद सर्च करती हो कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं? जी, जिस तरह की हर दफ़ा प्रीमियर लीग्स वगैरह होती है, चैंपियनशिप्स बाहर हर महीने वहाँ पे होते हैं, तो हम लोग लाइव या उनकी जो वीडियोस आती है प्लेयर्स की, हम लोग जैसे इंस्टाग्राम में प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, उनके टेक्निक्स देखते हैं या उनकी फाइट्स वगैरह हम लोग देखते हैं। और न्यूट्रिशन के लिए हम लोग सर्च करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बेहतर है हमारे लिए कि हम लोग खाएं, कौन कौन सी चीज़ें हमारी स्पीड को बढ़ाता है। और हमारे कोचेस भी हमें गाइड करते हैं कि ये चीज़ें हम लोग खाएं। ज़्यादातर हम ये है कि अगर कैंप में होते हैं तो क्या कोचेस वगैरह होती है, जैसे 1 महीने की कैंप होती है बस, उसके बाद हमारे खुद के ऊपर है कि हम लोग अपनी डाइट्स का ख्याल रखें, अपनी ट्रेनिंग का ख्याल रखें, टेक्निक्स न्यू हम लोग सीखें। कैंप्स तो जैसे वहाँ पे पॉलिश होती है, लेकिन खुद यहाँ पे मतलब क्लब में जाके हम अपने ही क्लब के टीचर से उनसे सीखना, बेसिक्स वगैरह और अपने टेक्निक्स पे काम करना, वो हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, अब एक चीज़, एक सपोर्ट, अब कोई मदद आपको चाहिए हो, सपोर्ट चाहिए हो, तो आप क्या कहेंगी? जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं, क्या वो जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, आप लोग उससे मुतमईन हैं? लड़के लड़कियां दोनों की बात करेंगे, या फिर आप लोग कुछ चाहते हैं कि आपको मदद की जाए? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी कराटे का यानी कराटे प्लेयर्स में, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो सब में टैलेंट्स बहुत है। सिर्फ आप लोगों की एक सपोर्ट चाहिए है कि हमें सपोर्ट करें। हम भी मतलब अगर हम लोग एशियन गेम्स में जाके मेडल ले सकते हैं, जहाँ पे किसी गेम ने अभी तक नहीं लिया, और साउथ एशियन गेम्स में हमारी सबसे बड़ी मतलब हमारी कराटे की सबसे ज़्यादा मेडल हमारी कराटे की थी। तो अगर आप लोग थोड़ा सा अटेंशन हमारी तरफ भी दे दे तो हम लोग इंशाल्लाह ओलंपिक्स में मेडल, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हम लोग ओलंपिक्स में मेडल जीत सकते हैं। हमने तो चले अटेंशन दी है, और हमारी अटेंशन तो आप लोगों की तरफ रहती है, लेकिन जिनको और लोगों को देनी चाहिए, जो दोज हु रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड देम फैसिलिटीज, उनको भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका नरगिस, बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आई हैं। कीप डूइंग, कीप इट अप जो आप कर रही हैं। अच्छा, और नरगिस की बात से एक और बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपको समझ नहीं आ रही होती कि उनकी एनर्जीज और उनका इंटरेस्ट किधर डालना है। दीज आर रियली गुड स्पोर्ट्स, इफ नथिंग एल्स। आगे को जाके इन्होंने परसू भी ना किया, चैंपियन भी ना बने, लेकिन डिसिप्लिन सोचेंगे कितना एक जबरदस्त जिंदगी में आ चुका होगा। स्विमिंग हो गई, कराटे हो गई, जिम्नास्टिक हो गई, ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को सर्टनली आपको सिखानी चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे दरकार हों। छोटे गली मोहल्लों में भी लिटरली अब कराटे क्लब्स और जिम्नास्टिक्स वगैरह सिखाए जाते हैं, वहाँ भी आप डाल सकते हैं। सो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप ज़रूर बच्चों को कुछ ना कुछ कराइए। कुछ दिनों से एक बार फिर भत्ता माफिया के सरगर्म होने की इत्तलात भी है। ये ताज़ा कार्रवाई का जिसका हमने तस्करा किया, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? ये खौफनाक सिलसिला खुदा न खास्ता दोबारा तो सर नहीं उठा लेगा? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि इस तरह के वाक़यात भी जो है वो उन्हें कंट्रोल किया जाए। जब हम पुलिस हुकाम से बात करते हैं, उनकी जानिब से हमें ये बताया जाता है कि गुर्बत का रेशियो कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इस हवाले से जो लोग मुख्तलिफ क्राइम में मुलविस थे, अब वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने आसान हद जो है वो बत्ताखोरी को समझा है और इस तरफ जो है इस तरह के लोग जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी बाकायदा एक प्लान तैयार किया गया है कराची पुलिस की जानिब से, और उन्हें जो है वो इस
इस जुर्म की सजा भी मिलेगी और इन्हें पकड़ा भी जाएगा। लेकिन प्रॉपर हिकमत अमली तैयार होनी चाहिए, प्रॉपर एक जो मुनज़्ज़म नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। कराची में जो माजी में हमने देखा था कि पहले भत्ते की पर्चियाँ ऐसे वसूल होती थी, फिर उसके बाद फ़ोन कॉल आती थी और फिर पुलिस जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाती थी। लेकिन अब पुलिस जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाहती है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि लोग अगर इस तरह की कोई उनको फ़ोन कॉल आती है या फिर कोई ऐसी पर्ची आती है तो लोग फौरी तौर पर पुलिस से रब्ता करें ताकि पुलिस जो है वो उस पर क्विकली एक्शन करे और इस तरह के मुलजमान को जो है वो पकड़ा जा सके। एक्शन लिया और फिर गिरफ्तारी भी हुई। मंजूर कॉलोनी से इस भत्ताखोर को गिरफ्तार किया गया और सर्टनली आप से भी ये दरख्वास्त है कि आप फौरी तौर पर अगर इस तरह का कोई हादसा आपके साथ सामने होता है, आज इन कोई धमकी वगैरह आती है, रिपोर्ट दैट टू पुलिस इमीडिएटली। डर के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। शमामा किसको घर बुला रही हैं ये भी हम पूछेंगे शमामा से। आजा शमामा से हम बातें करेंगे इन जस्ट अ बिट, लेकिन और भी बड़े सिचुएशंस हैं एक्चुअली जिनके ऊपर बात करनी है, जैसे कि व्हाट्स हैपनिंग इन बलोचिस्तान। ऑफ कोर्स आपको अपडेटेड तो हमने कुछ अरसे से रखा हुआ है, लेकिन लेटेस्ट आपको बता दें कि बलोचिस्तान में सियासी बहरान संगीन हो गया है और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की मुश्किलात कम होती नज़र नहीं आ रही। अपोजिशन जमातों के बाद उनकी अपनी जमात BAP के नाराज़ अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम जमा करा दी, जिस पर 14 अरकान के दस्तखत भी हैं। वज़ीर आला जाम कमाल की जगह नाराज़ रहनुमा ज़हूर अहमद बलीदी को बलोचिस्तान अवामी पार्टी का कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया गया है। नाराज़ पार्टी रहनुमाओं ने जाम कमाल से एक मरतबा फिर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। आपके लिए मुअज़्ज़ज़ रास्ता सिर्फ ये बचा है कि आप खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं और वोटिंग की नौबत ना ले आएं। 65 की असम्बली में जिसके पास 24 मेंबरान की हिमायत हो तो वो उसको हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। वो अपनी गाड़ी पे पैसे रख के हर एक को लालच दे रहा है। मैं अपने इस ग्रुप को दाद देता हूँ कि उन्होंने लालच धमकी सब मुस्तरद करके हुए आज आपके सामने खड़े हैं। इंशाअल्लाह एक हफ्ते 10 दिन के बाद नया वज़ीर आला होगा। अपने इक़्तिदार को आगे ना करें बल्कि पार्टी के मफादात को आगे करते हुए पार्टी को टूटने से बचाने के लिए मेहरबानी करके आपके तावुक से मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं। टेक्निकल सूरत हाल हो गई है। वज़ीर आला जाम कमाल खान ने पहले बलोचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया, फिर वापस ले लिया। उनका क्या कहना था वो भी आपको सुनवाते हैं। बार बार अपने उन दूसरे नाराज़ दोस्तों के पास भी जा रहे हैं और बहुत सारों के साथ हमारी बात भी हुई, तो इसीलिए मैंने ख्वाहिश जाहिर की और मैंने कहा जी मैं अगर ये बात पार्टी प्रेसिडेंटशिप की है तो मैं बिल्कुल इसको छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ और मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह हम अपना इलेक्शन भी कराएंगे। बहुत सारे दोस्त आज यहाँ भी मौजूद हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा इस मेरी ख्वाहिश को सबसे पहले तो पसंद बिल्कुल नहीं किया, फिर बार बार मुझसे मिलने भी आए और बार बार मुझसे यही रिक्वेस्ट की और पार्टी के हवाले से उन्होंने एक बात की कि जी सदर भी हमने आपको बनाया है और जिस दिन निकालना भी होगा या इस फैसले को अगर हमने हटाना भी होगा तो हमारा जब तक एक मुश्तरका फैसला नहीं होगा आप इनफरादी तौर पर ऐसे फैसले या ऐसी ख्वाहिश भी आप ज़ाहिर ना करें। और उन्होंने यकीनी तौर पर मुझे कहा कि मैं अपनी इस ख्वाहिश को वापस लूँ। चलें, जो आपको ख्वाहिशात को वापस लेने के लिए कह रहे हैं वहीं एक बहुत बड़ी तादाद उनकी भी है जो आपको कह रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें। सो अगर ख्वाहिशात का इतना ही एहतराम है तो फिर फैसला ज़रा मुश्किल हो जाएगा। बॉटम लाइन ये है कि बलोचिस्तान में हुक्मरान जमात के अपने लोग एक दूसरे के खिलाफ मैदान सजाए बैठे हैं और कोई दरमियानी रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल हैरत अंगेज़ बात यह है कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के इत्तेहादी वफाकी हुकूमत इस मामले पर अब तक खामोश है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब तक इस इशू पर कोई बात तक नहीं की। मामलात इस तरह चलते रहे तो बलोचिस्तान में बड़ी तब्दीली नजर आएगी। बट यू नो सर्टनली लोगों को इस पर मजीद तवज्जो देनी चाहिए, वज़ीर आज़म को भी इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि एक सियासी बहरान तो पैदा हुआ है और काफ़ी दिन से वही बात है कि नज़र आ रहा था कि ये होगा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहवानी साहब, तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है और ये अपोजिशन वाले नहीं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अपने लोग ही लाए हैं। सर तो पहले तो ये बता दें कि क्यों ये लोग खिलाफ हुए या हो गए जाम कमाल साहब के, क्या वजूहात बनी इसके पीछे? देखिए, अपोजिशन वाले तो नहीं हैं बलूचिस्तान आवाम पार्टी के हमारे नाराज़ दोस्त, लेकिन ये चिंगारी जो है ये अपोजिशन वालों ने लगाई है और उन्होंने मीडिया टॉक एक टॉक शो में मेरी मौजूदगी में उनके एक रुकन ने ये एतराफ़ भी किया और कुछ हमारे दोस्त जो है वो यकीनन नाराज़ हैं और उनको मनाने का सिलसिला वो जारी व सारी है। इंशाल्लाह अपने दोस्तों को मना लेंगे।
मसला ये हुआ कि कुछ दोस्तों को रिजर्वेशंस थे कि सीएम साहब उनको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते, या अगर वक्त देते हैं कुछ जो है उनको इंतज़ार करना पड़ता है। इसके अलावा कोई बड़ा कोई और चार्जेस एलिगेशन दोस्तों की तरफ से भी सामने नहीं आए। अब नाराज़गियाँ होती रहती हैं, गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, अपोजिशन में भी हो सकते हैं, किसी घर में भी हो सकते हैं, दोस्तों के दरमियान भी हो सकते हैं। और उसका एक ही बेहतर तरीका है दुनिया में कि दोस्तों को इंगेज किया जाए, उनके पास जाया जाए। उसके लिए हमारे इस मुल्क में जिरगा भी है, मेड भी है, हम मरक्का कहते हैं। दोस्तों को राज़ी करने की कोशिश की जाती है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाते हैं। यही सिलसिला हमने भी शुरू किया, इंशाल्लाह अपने दोस्तों को बना लेंगे। एक नाम आप भूल गए, अगर किसी को वेटिंग रूम में आधा घंटा बैठना पड़ जाए तो तहरीक है। लेकिन खैर एनीवे और लोग भी हेल्प आउट कर सकते थे, जैसे कि वज़ीर आज़म। आपकी पार्टी से बराह रास्त ताल्लुक ना सही, लेकिन वज़ीर आज़म इस मुल्क के बड़े तो हैं। वो इस मामले में आप वैसे यू कैन करेक्ट अस इफ यू आर रॉन्ग कि न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं, तो वो न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं? वज़ीर आज़म साहब इस मुल्क के भी बड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सरबराह हैं। और बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह प्राइम मिनिस्टर साहब और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के साथ खड़े हैं। उनके जो पार्लिमानी लीडर हैं बलूचिस्तान में, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, पूरी उनकी जमात, वो कोलिशन पार्टनर भी हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिमायती भी हैं, सपोर्टर भी हैं, उनके साथ भी खड़े हैं। और इससे बढ़कर सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बतौर एक सीनियर सियासतदान और एक कबीले के सरबराह की हैसियत से वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जो नाराज़गियाँ हैं उन दोस्तों को मनाने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। एक PTI का रुकन, वो हमारे जो 14 नाराज़ अरकान हैं उनके साथ है। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने अपने मीडिया टॉक में वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जो हमारा नाराज़ रुकन है उससे बाहर सूरत जो पार्टी डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना होगा और वापस PTI के जो हल्के हैं उसमें आना होगा। और PTI के जो हल्के हैं यानी PTI की जो सपोर्ट है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के साथ। अच्छा शाबानी साहब, इस वक्त तक जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने का चांस बिल्कुल मौजूद नज़र आता है। अब एक ही पार्टी के लोग एक ही दूसरे के खिलाफ मैदान सजाएंगे तो सर्टनली तमाशा तो बना है, बनेगा। अब इस्तीफ़े का ऑप्शन भी मौजूद है, तो क्या उसको कंसिडर कर रहे हैं, करना चाहिए? क्या खबर है आपके पास? देखिए, तमाशा लगाने की ख्वाहिश भी PDM की, तमाशाई बनने की ख्वाहिश भी PDM की और तमाशा करने की ख्वाहिश भी PDM की। और ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, ओवरऑल पिछले 1 साल से PDM तमाशा लगाती रही है। कभी जलसों की शक्ल में, कभी रोडों पे निकल आते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जब एतमाद का वोट लेने आते हैं तो PDM वाले असम्बली से भाग जाते हैं। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में तमाशा लगाते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेट में अपोजिशन लीडर इलेक्ट हो रहे थे वहाँ पे PDM वालों ने तमाशा लगाया। अभी 16 अक्टूबर को भी फैसलाबाद में तमाशा लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनको जितने तमाशों की ख्वाहिश है, जितने उन्होंने लगाए हैं, ख़ुद तमाशा बने हैं और आवाम ने उनका तमाशा किया है और नाकामियों का सामना रहा है। यहाँ पर भी सामना नाकामी ही का रहेगा उनको। रही बात अदम एतमाद की तहरीक का, वो अभी करारदाद जमा हुआ है। पूरे 1 हफ्ते बाद उस पर जो सिग्नेटरी हैं 14 अरकान, इन फिज़िकल उनकी प्रेजेंस जो है रिक्वायर होगी। और अगर वो प्रेजेंट होते हैं उस दिन करारदाद पेश हो जाती है, फिर उससे 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते के दरमियान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग का दिन तयन किया जाएगा। और वो दिन अभी बहुत दूर है, अन्नोस दिल्ली दूरस्त। और ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि अगर वो दिन आ भी जाता है तो इंशाल्लाह उस दिन भी हम मेजॉरिटी साबित करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच शाबानी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने टू द बेस्ट दैट यू कुड आपने एक्सप्लेन किया कि सिचुएशन एक्चुअली उधर क्या है। एंड ऑफ कोर्स वील कीप यू पोस्टेड एज वेल। वही बताया था हमने आपको शुरू में ही, ज़रा होशियार हो जाएं। मुल्क भर में डेंगू केसेस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इस्लामाबाद और कराची में भी डेंगू से मुतासर मरीजों में इजाफा हो रहा है मुसलसल। खैबर पख्तूनख्वा मच्छर के खासे निशाने पर है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में 61 शहरी डेंगू का शिकार हुए हैं, जबकि कराची के ज़िला वस्ती में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ 61 शहरी डेंगी से मुतासर हुए हैं, जबकि इस वक्त 403 अफराद जो हैं वो डेंगी से मुतासर हैं। 5 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। सो इट इज़ लाइक अ किलर काइंड ऑफ अ थिंग। डेंगी खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 24 घंटों में 11 केसेस के साथ डेंगी मरीज़ों की तादाद जो है वो 3000 से भी ऊपर जा चुकी है। और पेशावर, मानसेरा और बुनेर समेत सूबे के कई अजला को महकमा सेहत ने हाई रिस्क करार दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का मयार भी बाकी सूबों से मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रहा, और तो कहा यह जाता है कि ऑब्वियसली वहाँ का बहुत बेहतर है, लेकिन इस वक्त डेंगी के हवाले से हमें सारे बड़े इक्वल लग रहे हैं। जनाब केपी हेड डेंगी कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर रहमान आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुल्क भर में डेंगी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन केपी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है। कितने केसेस आपके मुताबिक रिपोर्ट हो रहे हैं रोज़ाना, और किन किन इलाकों में हालात तशवीशनाक हैं? अगर हम कंपैरिजन कर लें दूसरे सूबों के साथ, तो हमारे केसेस उस हिसाब से नहीं है जितने दूसरे सूबों में जो ना ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमारे पास अभी तक जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोई 2923 केसेस हैं पूरे सूबे से, जिसमें हमारा जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो एक्सपार्टा है, वो उनके डिस्ट्रिक्ट्स भी शामिल हैं। तो हमारे केसेस जो है ना अभी डिक्लाइन की तरफ शुरू हुए हैं, चूँकि ये 4 महीने हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इन 4 महीनों में हर साल जो है ना डेंगू के केसेस रिपोर्ट होते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो हमारे पास केसेस हैं और जो स्प्रेड हुआ है, ये हमारे पास लोकल केसेस नहीं थे, बल्कि ये माइग्रेट होके जो ना सिंध से आए थे पेशेंट्स, और उनकी वजह से जो ना ये केसेस बढ़ गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि केसेस बढ़ने की वजूहत भी यही है कि जो ना इनका जो एक ख़ास मॉस्किटो है जिसको एडिस एजिप्टाई कहते हैं, वो इसके ट्रांसमिशन में ये एक वेक्टर है जो इसको डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करता है, स्प्रेड करता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक। तो हमारी जो इक़दामात हैं, हम इस पे कोशिश कर रहे हैं, काबू में इंशाल्लाह है, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी इंटरवेंशंस हैं वो टाइमली हम बरोकार लें और इस वबा के ऊपर जो ना हम कंट्रोल कर सकें। राइट डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि डेंगी कंट्रोल के लिए ये रिवाज रहा है कि बड़ी आगे की मुहिमात जो हैं वो चलती हैं, पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, हेल्थ टीमें इंस्पेक्शन करती हैं, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में ये सब किया जा रहा है इस वक्त? हर ज़िले में थ्रू आउट द प्रोविंस जो है ना हमारी 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक को कहते हैं इंडोर सर्विलेंस, जो घरों के अंदर जो ना हम सर्विलेंस करते हैं, और दूसरा आउटडोर सर्विलेंस, जिसमें जो ना आउटडोर जो ब्रीडिंग साइट्स हैं मॉस्किटो की, वो आइडेंटिफाई करते हैं और साथ ही साथ जो है ना हम उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो ये जो हमारा मैकेनिज़्म है, ये तरीक़ाकार है, ये हमने अप्रैल से शुरू किया है, और जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ साहब के जो ना हफ्तावार मीटिंग्स होती रहती हैं, और हफ्तावार मीटिंग्स में जो ना उनको सारे डिप्टी कमिश्नर्स को, सारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जो ना आप अपनी सर्विलेंस की एक्टिविटीज़ पे फोकस करें, और स्पेशली वो एरियाज़ जहाँ से जो ना केसेस लास्ट ईयर रिपोर्ट हुए थे, तो उस पर भी हमने फोकस किया हुआ है। तो हमारी टीमें इंडोर आउटडोर सर्विलेंस एक्टिविटीज़ में बिल्कुल मसरूफ़ हैं और हमने लगाई हुई हैं। बाकी ये है कि इसमें सिर्फ जिस तरह आपको पता है कि बीमारी के रोकथाम में सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट भी है। तो इसमें हमारे साथ लोकल गवर्नमेंट, हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ में TMA और बाकी जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाले हैं, उन सब के जो ना पर्सनल को हमने इन्वॉल्व किया है, और जगह जगह पे जो ना हम लार्वा को आइडेंटिफाई करते हैं और साथ में मैकेनिकली या केमिकली उसको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मौजूदा हालात को देखते हुए आपका अंदाज़ा क्या है, कब तक डेंगू खत्म? ज़ाहिर सर्दी बढ़ेगी तो ज़रा खुद ही कम हो जाता है, लेकिन अभी और कितने दिन एहतियात करनी चाहिए आवाम को? डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर जो है ना 19 डिग्री से 35 डिग्री के दरमियान है, तो उसमें जो ना ये मॉस्किटोज़ के लिए जो ना ये बड़ा मौजू टेम्परेचर होता है और एनवायरनमेंट होता है। तो इन हालात में जो ना और इन महीनों में जो ना हमारे पास केसेस रिपोर्ट होते रहेंगे। लेकिन अगर आप जैसा कि जो ना अभी हम अपने डेटा को देखते हैं और उसको हमने एनालाइज़ किया है, तो हमें पता चला कि अब ज़्यादातर केसेस जो हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं पेशावर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट हो रहे हैं, साथ में जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सवाबी हैं, नौशहरा हैं, इस तरह जो ना हरीपुर और मानसेरा जो गर्म इलाके हैं, वहाँ से जो ना हमारे पास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं डेली बेस पे। हमारी कोशिश है कि जो ना हम जो हमने एक प्लान बनाया था कॉम्प्रिहेंसिव डेंगू एक्शन प्लान की, जिसमें जो ना सारी एक्टिविटीज़ हमने बताई हुई थी और जिसमें मेंशन्ड है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस किस महीने में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हम डॉक्टर आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे, अब्दी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। MD कैट वाला मसला आपको पता है, सेनेट की कायमा कमेटी ने भी बाय द वे रिकंडक्ट कराने की सिफारिश की है, कायमा कमेटी बराए सेहत सेनेट ने। खैर
अब बताइएगा आब्दी साहब कि एमडी कैट की बेकायदगियां सामने आई, एक बड़ी तादाद में बच्चे फेल हुए। पहले मतलब मजे का केस सूरत हाल थी कि पहले कहती है जो रिपोर्ट कार्ड ईमेल किए उनको छोड़ दें, उनको इग्नोर कर। आपने ईमेल ही क्यों की? ये सारा सिस्टम जो है then insisting on the fact कि the system is flawless। अब बताइए कि मुल्क की एहतजाज भी किया, इस मामले को मीडिया खासतौर पर जियो न्यूज़ जंग ने भरपूर तरीके से उजागर किया, उसके बाद मामले पर नज़रसानी हुई। बताइएगा ज़रा एडिशनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास भी किए गए, क्या इन बच्चों का फ्यूचर है, क्या होगा इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अहम कामयाबी है उन बच्चों के लिए कि जो अपना मुस्तकबिल एक डॉक्टर की हैसियत से बनाना चाहते थे। इस इम्तिहान में तकरीबन 2 लाख बच्चे थे, अप्रॉक्सीमेटली 194,000 के करीब बच्चे थे, और उसमें से पता ये चला जब रिज़ल्ट सामने आए कि 1,25,000 के करीब बच्चा जो है फेल हो गया, जो वो 137 नंबर 210 में से न ले सका, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद थी। एक मुल्क गिर जो है एजिटेशन शुरू हुआ, जिसके अंदर बच्चों ने सिटिंग्स किए जगह जगह, और उनका साथ यंग डॉक्टर्स ने भी दिया, पीएमडीसी ने भी दिया, और मीडिया ने इसको भरपूर उठाया, ख़ासकर जियो और जंग न्यूज़ ने। और नतीजतन प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पेशल असिस्टेंट फैसल सुल्तान को इस पर इंस्ट्रक्शंस दी कि इसको रिव्यू किया जाए, और पीएमसी के चेयरमैन डॉक्टर अरशद तकी, उन दोनों ने मिल के कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से ये पूरा मामला जो है इसकी एक पोस्ट एनालिसिस कराई, और नतीजतन जो उसके अंदर चीज़ें थीं वो करेक्ट की गई। जब रिज़ल्ट्स को दोबारा रिवाइज़ किया गया तो पता ये चला कि तकरीबन जो है वो 68,000 जो बच्चे हैं वो पास करार दिए गए। सो ये सारी सूरत हाल बनी। बहुत शुक्रिया आब्दी साहब। वैसे बात सारी इधर बॉटम लाइन ये हो जाती है, इतना बड़ा सिस्टम अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ओवरऑल कर रहे हैं सब कुछ, तो उसको ट्राई तो कर रहे हैं पहले। मतलब छोटी सी चीज आपको ऑन अ डिफरेंट नोट बता दूं, जैसे ये जो शो है जिसको अब 6 साल हो गए हैं, ये ऑन एयर आने से पहले 6 महीने आप सोचें कि हम लोग रोज ये शो करते थे, आप लोगों को नजर नहीं आता था, बिकॉज वी वांटेड टू परफेक्ट इट। तो लिहाजा आपने तो लगा कि ये एमडी कैट के जो था सारा सिलसिला, तो नी रिएक्शन पे जी हमने चेंज करना है और हम ये कल कर देंगे, और किसी को जैसे कहते हैं सर जी कोई मसला ही नहीं है, 2 हफ्ते में हम आपको निकाल के दिखाएंगे। मतलब जो इस किस्म की अगर थिंकिंग पीछे हो, और हम ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं बिकॉज अब आप देख रहे हैं ना सामने क्या है, आपकी तरफ से भी ईमेल्स जा रही हैं जिसको कहा जा रहा है कि जी ईमेल्स अब ना पढ़िए, इनको बिल्कुल आप निगेट कर दें। मतलब फर्स्ट ट्राई आप सोचिए ये 2 लाख बच्चे थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल गया। आपने कहा जी यकमुश्त हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो जिस इलेक्शन में लाखों करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं उसको आप एक साथ 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को कन्वर्ट करने की जब बात करते हैं ना, तो हम जरा सहम जाते हैं। प्लीज स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉलर स्केल, स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉलर स्केल एंड देन ट्रायल एंड रन एंड ट्रायल एंड रन, और उसके बाद फिर किसी हतमी नतीजे पे पहुंचे। मुल्क के बच्चों को गिनी पिग ना बनाइए, एक्सपेरिमेंटेशन ना कीजिए, पहले खुद ट्राई करें और करते रहें जब तक ये परफेक्ट नहीं होता, और फिर बेशक इसमें साल अच्छा जी हुमा क्विकली हमने आपको बताना है कि अ लॉट ऑफ पीपल who are following this tournament, नेशनल T20 कप का 2021 का फाइनल दफाई चैंपियन पख्तूनख्वा सेंट्रल पंजाब के दरमियान आज शाम 7 बजे होगा। कहाँ? कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। और इवेंट के पहले सेमीफाइनल में खैबर पख्तूनख्वा ने नॉर्दर्न को बाय द वे 5 विकेटों से फाइनल के लिए शिकस्त देकर क्वालिफाई किया था, और दूसरे सेमीफाइनल में सेंट्रल पंजाब ने सिंध को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। Yes, a lot of people have been really following it. We're going to see you tomorrow. Bye. Have a great day. Bye. Take care.